राहिल खान भाई नमस्कार, रोशन लाल जी, योगेश मिश्रा जी, भाई सनी त्रिपाठी जी सादर प्रणाम। अरे सनी भाई स्मार्ट तो आप हैं। SB सिंह यादव जी सादर प्रणाम। संजय भाई को नमस्कार। अनिल पांडे जी नमस्कार। रवि सैनी भाई सादर प्रणाम। वीरेंद्र पांडे उर्फ डिम्पल भाई सादर नमस्कार। डॉक्टर संजीव यादव जी, फैजाबाद में केस की संख्या मुझे लगता है लगभग 26 के ऊपर है, लिखा पढ़ी में। अमरेश भाई नमस्कार, लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने साथी। रामेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी नमस्कार। साथियों, आज मैं अयोध्या फैजाबाद की सरजमी से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से, अशफाक उल्लाह खां की शहादत की धरती से आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक, आपका दोस्त, आपका साथी पवन पांडे, आचार्य राकेश पांडे जी सादर प्रणाम। सौरभ भाई को भी नमस्कार। लकी भाई भी आ गए हैं। मनीष मिश्रा जी प्रणाम। निज़ाम अहमद साहब आदाब। ऋषभ ओझा जी प्रणाम। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं और विश्वास भी मुझे है कि आप सारे लोग, जो लोग मेरे फेसबुक लाइव पे जुड़ रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सारे लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका पूरा परिवार, माताजी, पिताजी, बहन, पत्नी, बच्चे, आपके सभी रिश्तेदार भी कुशल मंगल से होंगे। और आप एक हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक होने के नाते अपने पड़ोसियों का, अपने अगल बगल के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। जो भी लोग मुसीबत में होंगे, परेशानी में होंगे, कष्ट में होंगे, उन सब की मदद भी आप सारे लोग कर रहे होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। आज केवल अयोध्या फैजाबाद ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान और इस विश्व के बहुत से देश इस कोरोना वायरस के संक्रमण में बुरी तरह उलझे हुए हैं और परेशान हैं। तबाही मची हुई है, लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन हम लोगों को उससे निपटना है। हम लोगों को कोरोना को हराना भी है, जीतना भी है, अपनी जिंदगी को बढ़ाना भी है, अपने परिवार को सुरक्षित भी रखना है। और जिस तरह से हमारी जिंदगी पहले चल रही थी, बिल्कुल उसी तरह, बल्कि उसके अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं सभी देवी देवताओं से, ऊपर वाले से, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, अल्लाह ताला से, सभी लोगों से, मैं देवी देवताओं से, खुदा से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो, विश्व सहित हमारा ये मुल्क भी इस बीमारी से मुक्ति पाए और हम लोग तरक्की और उन्नति के रास्ते पर बढ़ें। ये मेरी प्रार्थना है। आज जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो मजदूर है, क्योंकि मजदूर मजबूर है, मजदूर लाचार है, मजदूर परेशान है, मजदूर भूखा और प्यासा है, मजदूर सड़कों पर है, मजदूर के पैलों पर छाले हैं, मजदूर के कंधे पर उसका बच्चा है, मजदूर के रिक्शे पर उसकी पत्नी है। पता नहीं कितने दिनों से हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल सड़कों पर चलकर
दोनों पैरों में मजबूत छाले लिए हुए मजदूर सड़क पर है। लेकिन वो मजदूर जो सरकार बनाता और बिगाड़ता है, वो मजदूर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, वो मजदूर जो अमीरों की आंखों के सपने को पूरा करता है, वो मजदूर जिसने इस हिंदुस्तान को ऊंचाइयां दी हैं, वो मजदूर जो खेती किसानी से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक बनाने में जिसका पसीना लगा है, आज वो पैर में छाले लिए हुए, अपने बच्चे के भूखे पेट को लिए हुए, पूरे शरीर के कपड़े को पसीने में भिगोए हुए सड़कों पर नजर आ रहा है। आज ये बहुत पीड़ा का विषय है। चुनाव आता है, कोई भी आप चुनाव के पहले घोषणा पत्र देख लीजिए, सरकारें देख लीजिए। माननीय, मैं किसी सरकार की किसी की बुराई करने नहीं बैठा हूं, लेकिन जब चुनाव रहता है और जब भाषण होते हैं मंचों से, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी मजदूरों का पैर छूते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, मजदूरों में हिंदुस्तान बसता है, खेत और खलिहान में पूरा देश बसता है, किसानों के लिए इतनी घोषणा, किसानों के लिए ये, किसानों के लिए वो, फलाना ढिमका, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं। लेकिन आज जब मजदूर संकट में है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मजदूर संकट में आया क्यों? ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां क्यों बनी कि मजदूर को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और उसके बाद बताया कि लॉकडाउन चलेगा, पहला लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, जब पहले ही लॉकडाउन का ऐलान किया था तो मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्यों इस बात का इंतजार किया गया कि 15 दिन बीत जाए, 20 दिन बीत जाए, 30 दिन बीत जाए? क्यों इस बात का इंतजार किया गया कि जब इतना लॉकडाउन बीत जाएगा उसके बाद मजदूरों को घर से निकलने के लिए बेबस होना पड़ा? इतने दिन क्यों मजदूरों को इंतजार कराया गया? और सबसे बड़ी बात तो सरकार दोषी है। हो सकता है कि जो भाजपा के साथी सुन रहे हैं उन्हें मैं देशद्रोही नजर आऊं, लेकिन अगर सच नहीं बोलूंगा तो देश माफ नहीं करेगा। तो मैं आपके जैसा नकली देशभक्त नहीं हूं, ना मैं आपके जैसा नकली राष्ट्रवादी हूं। मैं बिल्कुल सच्चा 101 कैरेट का इस हिंदुस्तान का रहने वाला सच्चा नागरिक हूं। और सच्चा नागरिक होने के नाते अपनी बात बहुत मजबूती से पहले भी कहा और आज भी कहूंगा। सारे फैक्ट्री मालिक किस फैक्ट्री मालिक की हैसियत थी या किस काम करने वाले की हैसियत थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी कानून जारी करते, नियम बनाते कि सारे मजदूर जो जहां काम करते हैं उनको फैक्ट्री मालिक तनख्वाह दें, राशन दें, रहने की व्यवस्था करें। और जिन मजदूरों के पास छत की व्यवस्था नहीं है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री लोगों से बात करके इसकी समुचित व्यवस्था कराई होती कि जिन मजदूरों के पास छत की व्यवस्था नहीं है उनके प्रतिदिन खाने की व्यवस्था जो सरकारी किचन है उसके द्वारा प्रतिदिन प्रति जिलों में की जाएगी, तो आज न मजदूरों को सड़क पर निकलना पड़ता, न सड़क पे ऐसे हालात खराब होते। और आज आप बता दीजिए, मैं अपने जिले की बात करूं, शुरू में एक भी कोरोना मरीज फैजाबाद में, अयोध्या में नहीं था, लेकिन आज 26 हैं जो लिखा पढ़ी में हैं, आज 26 में हैं। लेकिन ये 26 हैं, बाकी पता नहीं, जांच हो तो मुझे लगता कोई ऐसा जिला नहीं है जहां सैकड़ों से कम मरीज कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे। ये जो साथी हमारे आ रहे हैं बंबई, गुजरात, अहमदाबाद, जहां जहां नमस्ते ट्रंप हुआ वहां से, बहुत दयनीय स्थिति है। क्या होगा उनका भविष्य, कहां जाएगा? ये जो लाखों की तादाद में हमारे मजदूर भाई आ रहे हैं, हमारा सरकार से सवाल है, आप जिनको 1 महीने 2 महीने रोजी रोटी नहीं दे पाए, रहने की व्यवस्था नहीं दे पाए, आप बताइए ये कहां जाएंगे? इनकी रोजी रोटी का इंतजाम क्या है? इनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो झूठ बोलने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
इस कोरोना जैसे महामारी और संक्रमण में ऐलान कर रहे हैं कि हमने 21 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, और वारे मीडिया चैनल वाले दिखा भी रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने 21 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। वो रोजगार कहां दिया भगवान जाने, अपनी सरकारी फाइलों में दिया है। लेकिन अब हमारे मीडिया के साथी भी सवाल नहीं पूछते। अभी अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते तो अब तक इतने सवाल दागते कि कोई जवाब नहीं रहता। मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं, उनकी भूर भूर प्रशंसा करना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं उनको बधाई इसलिए देना चाहता हूं, एक अयोध्या के आम नागरिक की हैसियत से देना चाहता हूं, उनके सहृदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐलान किया कि जहां भी कोई मजदूर उत्तर प्रदेश में मरेगा, जिसकी डेथ होगी दुर्घटना में, जिसकी मृत्यु हो जाएगी, वैसे भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, लेकिन हो चुकी है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से 1 लाख रुपया उस परिवार को दिया जाएगा। अभी तक जितने मजदूरों की डेथ हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई मदद उनके परिवारों में नहीं पहुंची, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से 1-1 लाख रुपया उनके खातों में पहुंचना शुरू हो गया है। उस परिवार की मदद होना शुरू हो गई है। और पहले जनता कर्फ्यू के दिन से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर के, चाहे कुशीनगर से लेकर गाजियाबाद नोएडा तक, बिहार बॉर्डर से लेकर के इटावा मैनपुरी कन्नौज तक, जिस तरफ इधर इलाहाबाद तक, जिस तरफ आप जाना चाहें, सारे समाजवादी पार्टी के साथी कार्यकर्ता नेता सड़कों पर मौजूद हैं। आने जाने वाले लोगों की भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चप्पल की व्यवस्था, उनके पसीने को सुखाने तक की व्यवस्था हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं अपने प्रदेश के सभी उन साथियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके इस सेवा भाव, समर्पण को प्रणाम करना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों और सिद्धांतों, उनके समाजवाद का पालन करते हुए आज हमारे सारे साथी लोगों की मदद में खड़े हैं। आज इस सरकार की नाकामियां और नाकाम नीतियों का दुष्परिणाम है जो सड़कों पर हमारे मजदूर मजबूर स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। आज अगर मजदूर मजबूर है तो ये सरकार की नाकामियों की देन है। ये योगी सरकार की और मोदी सरकार की देन है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथी लगातार मदद कर रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी मदद कर रही है। डॉक्टर संजीव यादव जी लिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी मदद कर रही है। सारे हमारे साथी लगे हैं। निश्चित रूप से जो भी परेशान हैं उनको मदद की जा रही है। आने जाने वालों की मदद हो रही है। खाने पीने राशन तक की मदद हो रही है। दूसरी एक व्यवस्था, आज हमने एक वीडियो देखा उन्नाव का। एक वर्मा जी थे, उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई और बहुत सीरियस थे। वो अपनी गाड़ी से लेकर अपने पिताजी को हॉस्पिटल जा रहे थे। प्रशासन ने जाने नहीं दिया, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मैंने पहले भी फेसबुक लाइव के माध्यम से इन बातों को उठाया। मैं अब भी कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी मानवीय संवेदनाओं को और बढ़ाइए और अपने जो आपका प्रशासनिक ढांचा तंत्र है उसको इस बात के लिए आदेशित करिए कि अगर कहीं भी कोई परेशान है, गंभीर बीमारी की अवस्था में है, तो उसको अस्पताल ले जाने दिया जाए। जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है आपको सारी नर्सिंग होम खोल देने चाहिए। डॉक्टरों को यह आदेश कर देना चाहिए कि कोई भी मरीज आए उसकी समुचित इलाज किया जाए। लेकिन आज इसका भी अभाव है। आपके प्रशासन के डर के मारे कोई भी प्राइवेट नर्सिंग होम का डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है, सुविधाएं देने को तैयार नहीं है। आज जब इतनी विषम परिस्थितियां हैं, ऐसा संकट का समय है, और अगर ऐसे संकट के समय ऐसी विषम परिस्थितियों में आप और आपका प्रशासनिक अमला साथ नहीं होगा तो ये आप इस प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता के साथ छलावा करने का काम करेंगे। और हम सारे लोग आपके अभी तक के इस कृत्य की निंदा करते हैं। आप बताइए, अगर समय से इलाज मिला होता तो उस आदमी का पिता बच गया होता। आज बहुत सी महिलाएं हैं जिनको अचानक बहुत सी तकलीफ है, प्राइवेट डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की आपकी जो अव्यवस्था है, अगर उसका मैं विवरण देने लगूं 24 घंटे लग जाएंगे। बहुत बुरी स्थिति है उनकी। इसलिए हमें चाहते हैं
कि प्रशासन को इसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है खोल देने चाहिए, और बल्कि मैं तो कहूंगा, निवेदन करूंगा सरकार से कि आपको सारे सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट नर्सिंग होम भी 2-3 महीने के लिए फ्री कर देना चाहिए। जब तक आप कोरोना खत्म ना हो जाए, कोरोना संकट खत्म ना हो जाए, जो संपन्न लोग हैं उनको छोड़ के जो भी गरीब आदमी है, जो भी परेशान है, उसके लिए प्राइवेट नर्सिंग होम भी बिल्कुल पूरी तरह से फ्री कर देने चाहिए, जिससे कि उनकी भी दवा इलाज चल सके। जो लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में पहले से अपना इलाज करा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए भी प्राइवेट नर्सिंग होम आने जाने की सुविधा, वो अपनी गाड़ी से आ सकें, अपनी गाड़ी से जा सकें, और वहां पर डॉक्टर उनकी समुचित देखभाल करें। इसकी समुचित व्यवस्था इस सरकार के द्वारा ऐसा शासनादेश कानून जारी करना चाहिए लोगों के हित में। अभी एक भाई हमारे लिख रहे हैं कि चना मिल रहा है। मैं आपसे क्या बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार झूठ की इमारत पर पूरी तरह खड़ी है। चना केवल जिन लोगों का कार्ड है उनको मिल रहा है, उसके अलावा बहुत से ऐसे लाखों की संख्या में इस प्रदेश में लोग हैं, करोड़ों की संख्या में, जिनका कार्ड नहीं है, उन परिवारों को चना मिलने की व्यवस्था नहीं है। और आज जो राशन है, अखबारों में छप रहा है, मीडिया कहीं कहीं ईमानदारी से काम भी कर रही है, लिख रही है कि जो राशन है उसमें ही घोटाला हो रहा है, राशन में ही घोटाला हो रहा है, ऊपर से ही घोटालेबाजी चल रही है, सही आदमी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसका भी ध्यान सरकार को देना चाहिए और इसकी भी पूरी ईमानदारी से जांच करानी चाहिए। बिल्कुल लकी भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि समाजवादी साथी पहले जनता कर्फ्यू के दिन से उत्तर प्रदेश में आने वाले एक एक मजदूर, मजबूर, किसान, नौजवान, जो भी लोग आए हैं, उनकी सेवा करने का काम, उनकी सेवा भाव करने का काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अपने समाजवादी साथियों को बिल्कुल इसके लिए प्रणाम करना चाहता हूं। आज जितनी भी मदिरालय हैं सब खोल दिए गए हैं। चलिए, माना कि सरकार को इससे राजस्व मिलता है, सरकार को इससे लाभ हो रहा है, लेकिन आपने 30-40 दिन लॉकडाउन करने के बाद जिस तरह से मदिरालय खोले और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ के जिस तरह से लिया गया, भगवानी मालिक है, मंदिर बंद है, यह देवी देवताओं का देश है, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का देश है, गुरुओं का देश है। ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने इस धरती पर तपस्या की है, देवी और देवताओं का देश है। लेकिन इस देवी देवताओं के देश में, ऋषियों मुनियों तपस्वियों के देश में मंदिर बंद हैं, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं, चर्च बंद हैं, लेकिन मदिरालय खुला हुआ है। यह भी इस देश की एक विडंबना है। लेकिन अब जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, ऐसी परिस्थितियां सामने हैं। और इस समय इन आरोप प्रत्यारोप, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं, हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आपको सुझाव दे रहे हैं, हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को विपक्ष को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, विपक्ष को अपना अच्छा समालोचक मानना चाहिए, अपना अच्छा आलोचक मानना चाहिए कि अगर हम स्वस्थ आलोचना कर रहे हैं तो उससे सीख लेकर आपको अच्छे काम करके और अपने कामों को अच्छा बढ़ाना चाहिए। शिक्षा और बिजली, हमारे बहुत से साथी इस पे लिख भी रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो लोग ये चाहते हैं कि बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए, पहले आप आवाज उठाइए। आप अपने फेसबुक वॉल पर लिखिए, आप मैसेज करिए, आप डीएम को, डीआईएस को, सरकार के लोगों को मैसेज करिए, फेसबुक पर लिखकर टैग करिए। आप अपनी मांगे क्यों नहीं रखना चाहते? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की फीस माफ हो तो आप दूसरे के सहारे क्यों हैं? आप क्यों नहीं इस बात के लिए आवाज उठाते कि 3 महीने से हमारा सारा काम बंद है और लॉकडाउन में हम घर पर हैं, हमारे सारे कारोबार, हमारा व्यवसाय बंद है, हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चे की फीस नहीं जमा कर सकते। और ये जो पूंजीपति विद्यालय के लोग हैं, जिनके पास बहुत पूंजी है, जिन्होंने कई वर्षों में विद्यालय के निर्माण से ढेर सारा पैसा कमाया है, जो माफ कर पाने में सक्षम है, तो उन पर दबाव बनेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ बोलेंगे नहीं, आप कुछ कहेंगे नहीं,
अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। अगर आपको आवश्यकता है, जरूरत है, अगर आप फीस जमा कर पाने में अक्षम है तो आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, वो बशीर बद्र साहब ने कहा है, वसूलों पे आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आइए, अपनी आवाज, अपने हक की आवाज उठाइए। और जब आप अपने हक की आवाज उठाएंगे, अपनी बात को आप मजबूती से रखेंगे, तो हम भी आपके साथ आवाज में आवाज मिला करके आपके हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। इसलिए मेरा सभी अभिभावक साथियों से निवेदन है कि जो परेशान हैं, जो दे पाने में असमर्थ हैं, इसमें शर्माइए मत, अपने हक और आवाज को उठाइए। बहुत से शहर में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने विद्यालय की 3-3 महीने की फीस माफ की, तो मैं उन विद्यालय के प्रबंधकों को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इस देश का भविष्य है, नौजवान बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में जो मदद की है, मैं उनका दिल से आभारी हूं, उनको मैं साधुवाद देता हूं, उनकी तरक्की की कामना करता हूं कि भगवान उनके विद्यालय को दिन दूना रात चौगुनी तरक्की दे, उनका विद्यालय आगे बढ़े, उनके विद्यालय से पढ़ लिख कर बच्चे डीएम, कप्तान, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बने और उस विद्यालय और उनके बच्चों के माता पिता के नाम को गौरवान्वित करें। ये हम शुभकामना देना चाहते हैं। आज हमारे देश को बहुत ही विषम हालात में डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पता नहीं कैसे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हर 10, 15, 20 दिन पे जाते थे विदेश दौड़ा करने। पता नहीं कैसे उनका मन लग रहा होगा, लॉकडाउन में तो बहुत परेशान होंगे, कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे देश को उन्होंने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरा खोखला करने में कोई कमी नहीं की है। यह मैं बहुत मजबूती से फेसबुक लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सवाल ही नहीं है। और ये जो गोदी मीडिया है, एक दो चाटुकार चैनल उनके जो हैं, आप सोचिए, हमारा मजदूर सड़क पर पैदल चल रहा है, हमारे मजदूर के पैर में बड़े बड़े छाले हैं, महिलाएं पसीना बहा रही हैं, अपने छाती पर एक बेटा और एक पीठ पर बांधे हुए पैदल सैकड़ों हजारों किलोमीटर चली जा रही हैं अपने घर पहुंचने के लिए। आप उनके लिए संसाधन नहीं दे पा रहे हो, आप उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, लेकिन चाटुकार क्या दिखा रहे हैं अपने चैनल पे? पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। अब पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं तो उस चैनल को इस बात की बड़ी चिंता है। और भगवान जाने मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, सच्चाई भगवान जाने क्या है, लेकिन उस दलाल मीडिया को केवल यही दिखाना है, चाटुकार चैनल को, गोदी मीडिया को, कि लोग वहां भूखे मर रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं दिखाते अगर पत्रकार हो कि पूरे देश में लोग पैदल चल रहे हैं, लोग भुखमरी के कगार पर हैं, आपके पास कोरोना का समुचित इंतजाम नहीं है, दवाइयां नहीं है, वेंटिलेटर आपके पास नहीं है, आप क्यों नहीं इन चीजों को दिखाते? बताइए, मैं देश के जितने लोग सुन रहे हैं, बताइए प्रधानमंत्री जी ने 6 साल में कौन सा ऐसा बड़ा अस्पताल बनवाया जो आज जनहित में काम कर रहा हो? बता दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने इस उत्तर प्रदेश में कौन सा बड़ा अस्पताल बनवा दिया? 3 साल में कौन सी ऐसी न्यू किट बड़े अस्पताल की रख दी? बताइए। आज जो भी अस्पताल काम आ रहे हैं वो श्री अखिलेश यादव जी के समय बनवाए गए हैं या पुरानी सरकारों ने बनवाया है। आज जो भी काम आ रहा है, आज 108 एम्बुलेंस जो काम आ रही है, सरकार बनने के बाद आपने उसमें तेल डलाना बंद कर दिया था, उसका इंजन सीज करा दिया था, लेकिन आज वही 108 एम्बुलेंस पूरे देश में काम आ रही है। 100 डायल जैसी ऐतिहासिक व्यवस्था, चुस्त दुरुस्त और आधुनिक चीजों से लैस, जिसको श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू किया, आपने उसका नाम 112 कर दिया। चलिए, आपने 112 कर दिया, बड़ा तीर मार लिया आपने, आप उसका नाम अपने नाम पर रख दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हिंदुस्तान और अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि 100 डायल श्री अखिलेश यादव की देन है। अगर 100 डायल आया है तो श्री अखिलेश यादव जी लाए हैं, और आज जो पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने से लेकर समुचित काम कर रही है, यह भी श्री अखिलेश यादव जी की देन। 108, 102 एम्बुलेंस अखिलेश यादव जी की देन। लोहिया ग्रामीण बस सेवा जो आज चल रही है, वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। योगी आदित्यनाथ जी,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने तो थरिया बजवा दिया, लोटा बजवा दिया, घंटा घड़ियाल बजवा दिया, एक भी कोरोना मरीज इससे कम नहीं हुआ। कोरोना लगातार जिस दिन से बढ़ना शुरू हुआ है, लगातार कोरोना बढ़ रहा है। अभी तक एक भी दिन ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि कोरोना आज कम हुआ है, उसके मरीज कम हुए हैं। आप डॉक्टरों की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे समुचित। आज ढेर सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि डॉक्टर और नर्स आपके खिलाफ मुर्दाबाद लगा रहे हैं। आप उनको ग्लव्स नहीं दे पा रहे हैं, पीपीआई किट नहीं दे पा रहे हैं, उनके सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अपने उन सभी डॉक्टरों को, नर्स को, मेडिकल स्टाफ को विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप अपने प्राण पर खेलकर, जिस तरह देश की रक्षा हमारे सैनिक करते हैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर, उसी तरह आज हमारे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ अपने प्राणों की बाजी लगाकर कोरोना मरीजों को ठीक करने का, देखभाल करने का काम कर रहे हैं। हम उनको ढेर सारा साधुवाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनका जीवन मंगलमय हो इसकी कामना करते हैं। लेकिन सरकार कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कर पा रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज सरकार हर मोर्चे पर विफल है। मैं कोई सरकार की बुराई करने नहीं बैठा, लेकिन एक आम नागरिक के नाते कहना चाहता हूं कि आज हर मोर्चे पर आप विफल हैं। आपके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे कोई बात आएगी तैसे भारत पाकिस्तान, जैसे जनता के खिलाफ बोलती तैसे हिंदू मुसलमान, जैसे जनता के खिलाफ बोलेगी जैसे दिवाली और रमजान। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कभी अस्पताल के बारे में बात नहीं करते, ये कभी एम्स के बारे में बात नहीं करते, ये कभी मेडिकल कॉलेज के बारे में बात नहीं करते, ये कभी बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के बारे में बात नहीं करते, ये लोगों को रोजगार देने की बात नहीं करते, ये लोगों को शिक्षा देने की बात नहीं करते। केवल इनके पास मुद्दा भारत पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुसलमान, रमजान दिवाली, इसके अलावा किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता न बात करते हैं न काम करते हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान करारा है। बिल्कुल अमित गुप्ता भाई, मकान मालिकों से किराया, बिल्कुल मैं बात से सहमत हूं। अगर सरकार कानून बना देती और सरकार इस बात का ऐलान कर देती कि 2-3 महीने तक कोई भी मकान मालिक किराया नहीं मांगेगा, अगर आपका किराएदार किराया दे पाने में सक्षम नहीं है तो आप किराया नहीं मांगेंगे। किस मकान मालिक की हिम्मत थी? अगर कोई मांगता उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेज देते। कोई मानवीय दृष्टि से कोई मकान मालिक अपने किराएदार को न निकालता। 2-3 महीने बाद जब लॉकडाउन खत्म होता, आदमी काम करता, अपनी पैसा पाता तो निश्चित रूप से किराया अदा कर देता। लेकिन सरकार ने जैसे एक तानाशाह समझ लीजिए कि यह आदेश कर दिया, हो गया। न कोई सोच, न कोई विचार, न कोई मंथन। अगर इस लॉकडाउन के समय जब यह महामारी आई, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सारे मुख्यमंत्रियों को बुला लेते, सारे मुख्यमंत्रियों को बुला लेते, जितने नेता हैं उनको बुलाते, उनसे बातचीत करते, राय मशवरा करते, और अगर सबसे राय मशवरा किए होते तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की स्थिति आज और अच्छी होती। जो हमारे मजदूर सड़कों पर भटक रहे हैं वो ना भटक रहे होते, जहां रह रहे थे वहीं रहे होते। और अगर सरकार चाहती तो उनको वहां रोकने की और खाने की पूरी व्यवस्था कर सकती थी, कहीं कोई असुविधा ना होती। सरकार ने जो नंबर जारी किया कि इस नंबर पर बात करिए इस प्रदेश के लोग, आपके सारे नंबर बंद हैं, आपके सारे अधिकारियों के नंबर बंद हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अपने सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो हमारे फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं, सरकार के भरोसे मत रहिए। आप जिंदा होने का सबूत दीजिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए। और मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर उन्होंने स्वयं लोगों की मदद की। हमारे साथी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश, गांव, जनपद स्तर पर लगे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आने जाने वालों की मदद कर रहे हैं। इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई समाजवाद नहीं है, मानवता से बड़ी कोई रक्षा नहीं है, कर्म नहीं है। और आज इस सरकार में जो स्थितियां हैं, हत्याएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। कल संभल में मारे गए, हमारे पार्टी के प्रत्याशी थे दिवाकर जी, उनकी हत्या की गई, सरेआम मारे गए। लगातार एटा में मारे गए, इटावा मारे गए, इलाहाबाद मारे गए, गोंडा मारे गए, सुल्तानपुर मारे गए। बहुत से जिले हैं, अगर हम निकाल के सूची जारी करें तो भारी लोग, मतलब इस लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं लॉकडाउन में। और सरकार
कुछ भी नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को रख पाने में, संभाल पाने में अक्षम है। एक अक्षम मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी गिने जा रहे हैं। स्थितियां बहुत बुरी हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये जनता से कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं, देवतुल्य उत्तर प्रदेश के नागरिकों से कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी जिम्मेदारी बचने की है। प्रधानमंत्री जी ने तो बता दिया आत्मनिर्भर। आप लोग आत्मनिर्भर रहिए। बस देख लीजिएगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी लाइव आए, अब एक ही चीज कहना बचा, खुद बच लो। आत्मनिर्भर आप लोग हो चुके हैं और खुद बच लो, बस इतना ही कहना बचा है। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। हर्षल त्रिपाठी जी हैं, लिख रहे हैं आपकी सरकार में होता था। हमारी सरकार में जो हुआ वो आप जान ही नहीं पाएंगे। और बिल्कुल आज जो 108, 102, 112 जितना सुबह आप देख रहे हैं मेरी ही सरकार का है। आज जो अस्पतालों में आपको दिख रहा है वो हमारी सरकार की देन है। तो निश्चित रूप से हमारी ही सरकार में काम होता था। आपकी सरकार तो घंटा घड़ियाल बजवा रही है, आपकी सरकार थरिया पिटवा रही है। थरिया पिटवाने से कुछ नहीं होगा। आपकी सरकार मंदिरालय चला रही है, मंदिर बंद है, शिवालय, मंदिरालय खुला है, शिवालय बंद है। यह आपकी सरकार है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। भाई साहब, मैं ख्वाब, हर्षल भाई, ख्वाब हम दिन में देखते हैं, रात में नहीं देखते भाजपा के तरह कि सोते में ख्वाब देखें। हम दिन में ख्वाब देखते हैं खुली आंखों से, और ख्वाब को पूरा करेंगे और पूरा करके दिखाएंगे। बाकी आप अपना सीना पीटिए, अपने तकलीफ में रहिए, हमें उससे मतलब नहीं है। आपकी तकलीफ जायज है, आप भक्त हैं, और अंध भक्तों की तकलीफ इस समय बहुत जायज है। इस समय अंध भक्त कोई भी कहीं नहीं लिखता कि मजदूर परेशान है, मजदूर भूखा है, मजदूर के पैर में छाले हैं, मजदूर के बच्चे भूखे हैं, मजदूर 1000 किलोमीटर से आ रहा है, मजदूर सैकड़ों किलोमीटर से आ रहा है। कोई अंध भक्त नहीं लिखता, क्योंकि अगर लिखेंगे तो उनके फुफ्फा की बुराई हो जाएगी। लेकिन जो सच्चे नागरिक हैं, जो हिंदुस्तान के रहने वाले सच्चे लोग हैं, आज वो मजदूरों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ये मजदूर नहीं है, ये भारत भाग्य विधाता हैं। ये भारत भाग्य विधाता हैं। ये हिंदुस्तान का, इस भारतवर्ष की तकदीर और तस्वीर बनाने और लिखने वाले हैं। और आप देख लीजिएगा, यही भारत भाग्य विधाता 22 और 24 में तस्वीर भी लिखेंगे, तकदीर भी बदलेंगे, और दोबारा इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। सभी साथियों को जो मेरे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल सब स्वस्थ होंगे। और जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपके ताकत हो, आप गरीबों की मदद करिए, लोगों की सहायता करिए। आप लोगों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, तो भगवान भी आपके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके तरक्की की, आप सबकी उन्नति की, और वो गोपाल दास नीरज जी ने जो लाइन कही है, जो मैंने अक्सर अपने भाषणों में कहा और आज भी कह रहा हूं, कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और मेरी ख्वाहिश है ये महफिल रहे हमेशा रोशन, यूं ही खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हर्षल भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपके तरक्की उन्नति की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। लेकिन जो सच है, सच को स्वीकार करिए। आज जो देश की प्रदेश की जरूरत है, आज जो इस देश प्रदेश में रहने वालों की जरूरत है, उनके साथ खड़े होइए, सच को स्वीकार करिए। बाकी आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सारे हमारे साथी जो इस फेसबुक लाइव पे हैं, हम आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की, मंगल होने की कामना करते हुए, आप लोगों ने इतनी देर तक हमारा साथ दिया, मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हुआ कि आप सारे लोग स्वस्थ रहेंगे और हमारा देश प्रदेश दोबारा तरक्की के रास्ते पर बढ़े, आगे बढ़े। समाज सेवी प्रदीप यादव जी भाई, आपको भी प्रणाम।
अरुण पांडे जी भाई नमस्कार। सभी साथियों को हम प्रणाम करते हैं इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हम सब लड़कर एक एक राष्ट्रवासी, हम सारे लोग एक एक हिंदुस्तानवासी, हम सारे लोग मिलकर लड़ेंगे, बढ़ेंगे और उस पूरे विश्व में हिंदुस्तान को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। और जो भी लोग राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, मजदूर विरोधी हैं, इनके सबको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और अपने उत्तर प्रदेश और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। और अपने सभी मजदूरों की मदद करिए, गरीब परेशान की मदद करिए। निश्चित रूप से गरीब और परेशान की अगर आप मदद करेंगे तो आप समझ लीजिएगा आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान को जिस तरह से आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी तरह से आप गरीब और मजदूर को जो परेशान है इसमें खाना खिलाइए, भोजन कराइए। आप समझ लीजिएगा कि आप देवी और देवता को प्रसाद खिला रहे हैं। आप समझ लीजिएगा कि अगर मंदिर बंद है और आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी मजदूर को जो सड़क पर पैदल जा रहा हो उसके परिवार की सेवा कर दीजिएगा, उसके आने जाने की व्यवस्था कर दीजिएगा। तो आप सोच लीजिएगा कि आपने अपने देवी और देवता की पूजा कर दी है, अपने देवी और देवता की सेवा कर दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हुआ, आप सभी को प्रणाम करता हुआ और जिसे मेरी बात बुरी लगी हो उनसे क्षमा चाहते हुए आप सभी भाइयों को ढेर सारा प्रणाम, नमस्कार, साधुवाद, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। दोबारा फिर ज्वलंत मुद्दों के साथ जल्द हाजिर होंगे, आपसे अपनी बात को रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।